सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि शांति शिक्षा एवं सतत विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलगुत्ती क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 से। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी प्रश्न होते हैं आपकी सीरीज के, ये सब किसी ना किसी ईयर में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। और आप सभी लोग 3 सेमेस्टर के पेपर दे करके आ चुके हो, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझ करके पढ़ते हुए आगे बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटक में अहिंसा, सत्य आचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि, ये सब शांति के क्या हैं? घटक हैं। ठीक है, यानी कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सही आचरण प्रस्तुत करना है, सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमें किसी ने 4 शब्द बोल दिए तो हम तुरंत आग बबूला ना हो जाए। एक दूसरे के प्रति समानता, ये सारे विचार होने चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब कि ये लड़का है, ये लड़की है तो ये लड़की यही काम करेगी, लड़की है तो खाना ही बनाएगी, लड़का है तो पढ़ाई ही करेगा। ये सब विचारों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तभी एक तरह से जो शांति है, या जो हम कह सकते हैं कि एक स्वच्छ समाज है, अच्छा समाज है, तभी हम उसका निर्माण कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है। जब अहिंसा मूलक समाज कब होगा? जब सभी व्यक्तियों में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण होगा, क्षमाशीलता होगी। किसी ने गलती कर दी तो हमारे अंदर क्षमाशीलता की भावना भी हो, प्रेम एवं सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय के कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। जो किशोरावस्था होती है, हम सभी ने पढ़ा है, बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि किस तरह से अगर बच्चों को अगर उन्हें किसी ने कोई कुछ डांट दिया, कुछ बोल दिया तो उन्हें बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, और उनके जीवन बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, एक तरह से परिवर्तन की अवस्था होती है। तो ये जो अवस्था होती है बहुत ही नाजुक होती है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी बच्चों को समझना चाहिए, और जो बच्चे हैं उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना जो करियर है वो इस समय में बनाए, ना कि इधर उधर की चीजों में अपना मन लगाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति शिक्षा का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, यही है शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य। यानी कि हिंसा के मार्ग को छोड़ करके हम शांति की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 है, शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? समुदाय में रहने की आवश्यकता हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है। ठीक है, अब अगर हमसे कोई कहे, हम लोग एक सोसाइटी में, एक शहर में या एक गांव में रह रहे हैं, हमसे कोई कहे कि जा करके जंगल में रहो पहले की तरह, तो हम जंगल में नहीं रह पाएंगे अकेले। ठीक है, तो जिस समाज में रहना है, जिस समुदाय में हमें रहना है, वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए शांति शिक्षा की जो आवश्यकता है वो हमारे इस समय में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है। इसीलिए दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा के मूल में नींव है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शांति कौशल के क्या अभिप्राय हैं? विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित करना जिससे वह प्रभावी शांति निर्माता बन सके। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता,
अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना उत्तरदायित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है तथा इसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आइजेनिक के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों का क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करिए। तो जैविक कारक, वातावरणीय कारक, ये दो जो हैं ये प्रमुख हैं, यानी कि एक आनुवंशिक कारण होते हैं और दूसरे वातावरणीय कारक होते हैं जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, वातावरण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंतरिक वातावरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो आंतरिक वातावरण में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, जनसंचार माध्यम क्या है जिनके माध्यम से एक सूचना दूसरी जगह पर पहुंच पाती है? जैसे कि रेडियो हुआ, दूरदर्शन हुआ, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, आज के समय में सोशल मीडिया, ये सब क्या है? संचार के माध्यम है। मोबाइल भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताइए। तो सामाजिक अंतःक्रिया एक दूसरे का सहयोग करने से, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ये सब चीजें करने से क्या होती है? एक तरह से हमारा जो समाज है वो और आगे बढ़ता है। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आगे निकलने के लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है, संघर्ष करेंगे। तो यही क्या है? ये प्रमुख आधार हैं सामाजिक अंतःक्रिया के। क्वेश्चन नंबर 46 है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं? तो प्रेम, सहयोग, करुणा, मैत्री, सहिष्णुता आदि के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रचनात्मक सोच क्या है? रचनात्मक सोच सकारात्मक विचार एवं क्रियाकलाप को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रभावी संप्रेषण क्या है? आपसी व्यवहार स्वस्थ एवं अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेषण अर्थात अपनी बात को अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ तथा विकास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रभावी संप्रेषण का मतलब है कि हम अपने भावों को, अपने विचारों को, जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको कितने अच्छे से हम रख रहे हैं, यही प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, समस्या समाधान करना क्या है? समस्या समाधान करने की कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होते हैं? एक आदर्श शिक्षक की तुलना माली से की जाती है जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है, ममत्व और करुणा से सींचता है तथा अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शांति के लिए शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? व्यक्तित्व निर्माण एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, शांति पर बल क्यों दिया जाता है? तो शांति पर बल दूसरों के साथ सोचने, विचारने, साझा करने, ख्याल करने, एक दूसरे का सहयोग करने हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, हिंसा क्या है? जिस कार्य से दूसरों का अहित होता है वही हिंसा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंसा के कितने रूप हैं? तो मारपीट, जान से मारना, किसी को मानसिक दुख देना, क्रोध करना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंसा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार हैं? तो किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना ही क्या है? हिंसा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संवेदना का आशय स्पष्ट कीजिए। बेहतर जिंदगी और श्रेष्ठ समाज व परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज है संवेदना। संवेदना यानी दूसरों की वेदना को खुद महसूस कर पाना। क्वेश्चन नंबर 57 है, मीडिया के कितने प्रकार हैं? तो मीडिया के 3 प्रकार हैं, लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम और मुद्रित माध्यम, से कि प्रिंट मीडिया अखबार हुआ। क्वेश्चन नंबर 58 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधी दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और समान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है? तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। यह वह सत्य शक्ति है, किंतु चूंकि सत्य आत्मा है इसलिए वह आत्म शक्ति भी है। ठीक है, सत्य का आग्रह यानी कि जो सच है उसके लिए खड़े होकर के लड़ना, यही है सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 61 है, अहिंसा से क्या अभिप्राय है? अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ अत्याचारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना है। 2020 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रॉस के अनुसार दर्शन क्या है? तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे में निहित हैं।
दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, जबकि शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 63 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास ही शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो बच्चों को जीविकोपार्जन यानी कि उन्हें रोजगार के योग्य बनाना, उनके चरित्र का निर्माण करना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 66 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है? तो गांधी जी के अनुसार पुस्तकीय न होकर के क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए जो शिक्षा है। याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो कलकत्ता में वर्ष 1863 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या अर्थ सुझाया? तो शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो विवेकानंद मनुष्यत्व का विकास यानी कि मनुष्य का अच्छे से विकास हो, उसके अंदर आंतरिक पूर्णता हो, समाज सेवा की भावना हो, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना और विश्व बंधुत्व का विकास होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। क्वेश्चन नंबर 70 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया? तो 1886 को। क्वेश्चन नंबर 71 है, तनाव कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 72 है, तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हृदय गति, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, पाचन शक्ति, ये तीनों और इसके अलावा मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, जीवन का मूल्य संकट के कारण स्पष्ट कीजिए। वर्तमान जीवन मूल्य संकट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: भौतिक सुख सुविधा की अतिशय इच्छा, बिना योग्यता एवं परिश्रम के अधिकतम प्राप्ति की इच्छा, समाज के उच्च पदस्थ लोगों का आचरण, मूल्य का ज्ञान होना किंतु भावना से असंबद्ध रहना, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 74 है, शांति कौशल क्या हो सकते हैं? तो शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका, शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली और शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 75 है, गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय बताए? तो गांधी जी ने कहा था, प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शांति कभी संभव नहीं हो सकती। शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है। जब तक सभी के मन में अहिंसा की भाव ना हो तो शांति की पुकार भयावह जंगल में अनर्गल पुकार होने जैसी सिद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 76 है, सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। यही सर्वोदयी तरह से ये सर्वोदय द्वारा कहा गया है कि अगर एक तरीके से अगर हमारे समाज में हमारा समाज तभी सुखी हो सकता है जब हमारे आसपास के लोगों के अंदर प्रेम हो, दूसरे के प्रति सच्ची भावना हो या एक दूसरे के सहयोग की भावना हो, तभी हमारा समाज जो है वो सुखी रह सकता है। जब हम सभी लोग मिलजुल करके रहें, खुशी से रहें। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताइए। तो हम सभी को पता है कि जन्म से पूर्व की अवस्था, फिर उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसे हम भ्रूणावस्था भी कहते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था को। वैसे मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि अगर बाल विकास की अवस्थाएं पूछेगा तो मुख्य रूप से 3 ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, व्यक्तित्व क्या है? तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा सर्वमान्य है, व्यक्तित्व की परिभाषा है जिसे आलपोर्ट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व कौन है? तो जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। क्वेश्चन नंबर 81 है, सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। तो सहपाठी से आशय जो हमारे साथ में पढ़ते हैं या फिर जो 4-5 दोस्त इकट्ठा रहते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं? सहपाठी कहलाते हैं। यानी कि साथ में पढ़ना, सह मतलब साथ, पाठी मतलब पढ़ने वाले, जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सहपाठी समूह की विशेषताएं लिखिए। तो सभी सदस्य हमेशा इकट्ठे रहते हैं, जो साथ में रहते हैं। इसके अलावा सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं।
सभी समान उम्र के होते हैं और सभी की रुचियां भी समान होती हैं, तभी हमारे जो दोस्त हैं उनसे, अगर हमारी रुचियां उनसे मिल रही हैं तभी वो हमारे दोस्त बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है सहपाठी समूह के लाभ बताइए। तो सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, यह आत्मनिर्भर होना सीखते हैं, सहयोग की भावना पनपती है, सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। बैरन एवं बायरने के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय असामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। क्वेश्चन नंबर 85 है आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक और मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो ये दो प्रकार का होता है, शारीरिक आक्रामकता और मौखिक आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 87 है नैतिकता के क्षेत्र क्या है। तो नैतिकता के क्षेत्रों में व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज, ये चार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है नैतिकता क्या है। तो नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। क्वेश्चन नंबर 89 है नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो नैतिकता का विकास करना और आध्यात्मिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं समाज अनुकूल विकास क्या है। तो समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है, इस प्रक्रिया को सामाजिकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं उद्दीपन तथा अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है। तो किसने दिया है, वॉटसन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 93 है हिंसा से क्या अभिप्राय है। हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगी व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है हिंसा के कोई चार हानियां बताइए। तो पहला तो यही हिंसा शारीरिक पीड़ा देने वाला होता है, किसी को मारना, किसी को प्रताड़ित करना। हिंसा मानसिक पीड़ा देने का कार्य भी करती है, जैसे किसी को अपशब्द बोल देना। हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करने का भी कार्य करती है। ठीक है, तो हिंसा सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को समाप्त करने का भी कार्य करती है, जैसे कि कहीं आप देखिए बहुत जगहों पर दंगे हो जाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक हिंसा की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करिए। तो सांस्कृतिक हिंसा का विकृत रूप अधिकतर महिलाओं के सम्मान, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न, महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर परित्याग, उनको अपंग बनाना, उनकी हत्या या अन्य प्रकार के अपराध करना, ये सब सांस्कृतिक हिंसा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 96 है योग शास्त्र के प्रणेता कौन है। तो महर्षि पतंजलि है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 97 है अष्टांग योग में यम का क्या आशय है। तो चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन है अष्टांग योग, और यम का अर्थ होता है चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन। क्वेश्चन नंबर 98 है यम के प्रकार लिखिए। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अपरिग्रह यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 99 है नियम के प्रकार बताइए। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान। क्वेश्चन नंबर 100 है ध्यान से क्या अभिप्राय है। चिंतन व मनन करना ही ध्यान है, अर्थात अपनी चित्त वृत्ति को जिस विषय में धारणा द्वारा लगाए रहते हैं और उसी विषय में निरंतर लगाए रहना ही ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 101 है समाधि किसे कहते हैं। जब अहंकारिक चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है और वह अपने अति उच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है मानव अधिकार क्या है। वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं, इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानवाधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करता है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 103 है सतत विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, इसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्यों में मानव अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण, मानव स्वतंत्रता, प्रगति, विश्व शांति और समृद्धि, ये चीजें आती हैं। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आप लोगों को आप लोग के जितने भी विषय हैं सभी के यहाँ पर जो नया संस्करण है आपके राजन सीरीज और पवन सीरीज का, वो मैं लेकर के आ रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक भी मिल जाएगी। ये हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके या किसी भी तरीके से आप संपर्क करके
आप सारी चीजें हमसे ले सकते हैं, सारे नोट्स, सारे के सारे क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस सब आपको मिल जाएंगे। चाहे आप कॉल करिए, चाहे आप मैसेज करिए, चाहे व्हाट्सएप करिए, किसी भी तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पर ही सारी चीजें हम देते हैं। तो ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, और जो नोट्स है वो मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाए हैं। और पिछले 5 से 6 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ डीएलएड। डीएलएड में कोई भी, जब इसका नाम बीटीसी था तभी भी वही कोर्स था, जब डीएलएड हो गया तभी भी वही वही कोर्स है, कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं है, वही सारी चीजें अभी तक चल रही हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप चैनल से बने रहिए। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।